सुधांशु पांडे का कुछ काम आ रहा है तो कुछ अलग होगा, तो वो मुझे एक तरह से एक मेरे लिए चैलेंज भी हो जाता है, एक मोटिवेशन भी हो जाता है कि मुझे जो भी करना है वो अच्छा करना है, बिकॉज एवरेज मैं नहीं कर सकता। 2002 में आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर बॉय बैंड एंड फिर वो 3 साल वो जर्नी चली क्योंकि वो बॉय बैंड इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि हम लोग उतनी कम उम्र में लेजेंड्स बन गए थे। मैं उनमें से हूँ जिन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। आई एम अ फाइटर एंड आई हैव ऑलवेज बीन, और मैंने जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हार मान के ये कह दिया हो यार अब मुझसे नहीं होगा। सुधांशु, डिप्रेशन कभी हुआ जब आपको, तो उस वक्त उस सिचुएशन से कैसे निकले? मुझे याद है कि हम लोग जब भी फैशन शोज वगैरह करते थे तो वही चेहरे होते थे हर शो। राहुल देव, हिमांशु मलिक, सुधांशु पांडे, अर्जुन रामपाल, बिपाशा बासु। टीनो मौर्य, विपाशा बासु। आज इतना कंपटीशन हो गया है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन आप एक भी फैशन मॉडलिंग के चेहरे को नहीं जानते हैं क्योंकि ये ग्लैमर फील्ड है। इसलिए लोग बोलते हैं अरे इस इंडस्ट्री में गेज का बहुत ज्यादा वो है डोमिनेंस, या इंडस्ट्री में ऐसा होता है, या फिर कास्टिंग काउच है, या इस तरह की चीजें। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी है इस इंडस्ट्री की, क्योंकि ये ग्लैमर इंडस्ट्री है, हमेशा न्यूज में रहती है, तो लोग पहले इसको टारगेट कर लेते। इन टर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, वो ऐसा कैरेक्टर था जो लोगों के दिल की इतनी गहराइयों तक चला गया कि वो निकल ही नहीं पाया, और मुझे लगता है बहुत सालों तक नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आज भी अभी सिर्फ मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप वापस कब आ रहे हैं। कभी इतने लंबे कैरियर में कभी धोखे खाए आपने? बहुत खाए। आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनके लिए हम कहेंगे कि वो बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, बेहतरीन पोएट भी हैं, और सबसे बड़ी बात है बहुत बेहतरीन इंसान है। और कोई नहीं, सुधांशु पांडे। थैंक यू सो मच। सुधांशु, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरी सहेली पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, और बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी जी बिल्कुल। सुधांशु, जैसे मैंने कहा, इतनी सारी खूबियों के साथ अपने से एक जंग होती होगी कि किस क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा काम किया जाए। कोई जंग नहीं है, मैं इनको वैसे भी अपनी क्वालिटीज़ नहीं मानता हूँ, मैं इनको ब्लेसिंग्स मानता हूँ, और मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग्स हैं कि मैं कई चीज़ें कर लेता हूँ, और जब जिस चीज़ का मौका लगे वो कर लेना चाहिए। तो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि इस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत की जाए या इस चीज़ पे कम। जो ब्लेसिंग्स है वो सब बराबर होती हैं। तो चीज़ें जो है सामने से आया करती हैं जो आप सोचते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो एक मोटो होता है कि यार मुझको एक इसमें ज़्यादा करना है। एक आर्टिस्ट आप बहुत शानदार हैं, एक बहुत शानदार मॉडल रहे हैं, और तो कभी ऐसा लगता है कि मुझको एक दिशा में ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए? जैसे आपने कहा ब्लेसिंग्स तो ठीक है, लेकिन एक जो पब्लिक की जो एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसके ऊपर उतरना होता है। देखिए, पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस एक आर्टिस्ट से एंटरटेनमेंट की होती है कि भाई आर्टिस्ट हमारी जैसे जो जो लोग मुझे पसंद करते हैं या जो मेरे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उन लोग की यही एक्सपेक्टेशन होती है कि सुधांशु पांडे कुछ जो भी लेके आएंगे वो कुछ मज़ेदार लेके आएंगे। फिर चाहे वो गाना हो या एज एन एक्टर मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, चाहे वो फिल्म हो या फिर टेलीविज़न हो, तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कुछ अच्छा करेंगे, इंटरेस्टिंग करेंगे। तो मुझे बस इसी चीज़ की खुशी रहती है और सेटिस्फैक्शन रहता है कि लोग ये मान के चलते हैं कि अगर सुधांशु पांडे का कुछ काम आ रहा है तो कुछ अलग होगा, कुछ हटके होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, तो लोगों का इंट्रीग बहुत बड़ा रहता है उसमें। तो मुझे ये जानकर खुशी होती है कि लोगों की मेरी से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, तो वो मुझे एक तरह से एक मेरे लिए चैलेंज भी हो जाता है, एक मोटिवेशन भी हो जाता है कि मुझे जो भी करना है वो अच्छा करना है, बिकॉज एवरेज मैं नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। सुधांशु, जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी तो आप एक सुपर मॉडल भी रहे, जी। और बहुत नाम था आपका, और उसके अलावा आपकी जो एक जर्नी के लिए जो आपकी सोच थी वो थी फिल्म्स, और आपको जहाँ तक मुझे याद है आपको एक मेन फिल्म ऑफर भी हुई थी, और उसके बाद वो शायद शेल्व हो गया, ऐसा मुझे लगता ये कब की बात कर रहे हैं आप? आप स्टार्टिंग इन 90s में? नहीं नहीं, मुझे तो इनफैक्ट पहली बात तो ये मैं बताऊं आपको कि मैंने कभी उस वक्त, क्योंकि मैंने करियर इतनी जल्दी शुरू किया था लाइफ में, जब मैं मॉडलिंग से जुड़ गया था उस वक्त मैं स्टिल आई वाज अ टीनेजर, और अपने आप चीज़ें होती चली गई।
सो एज अ मॉडल व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने बहुत बड़े कैंपेन से शुरू किया था, बहुत बड़े शूटिंग्स कैंपेन से शुरू किया था जो बहुत बड़ा सुपर हिट हुआ था। आते साथ ही मेरे ख्याल से पहले ही साल में आई वॉज रेटेड इन द टॉप 3, और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि 97 जनवरी में मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था, और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ समय तक मैं मॉडलिंग कर रहा था, और उसके बाद फिर मेरा एक्टिंग का करियर शुरू हुआ। एक्टिंग में मैंने सबसे पहले बी आर चोपड़ा साहब के साथ एक शो किया था फॉर DD1 के लिए मैंने किया। फिर एक फिल्म मुझे ऑफर हुई थी जो मैंने की। उस वक्त मेरा एक एड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था सैन मिगेल बियर का, जो कुणाल कपूर साहब ने डायरेक्ट किया था, शशि कपूर के बड़े बेटे जो एड फिल्म मेकर हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो वो मैंने किया और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था एड, और उसके चलते ही मुझे अक्षय कुमार जो हैं उनके भाई, जो अब ही इज़ नो मोर नाउ, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको भाई मिलना चाहते हैं, और वो फिल्म है एक, उसमें देयर इज़ अ पैरेलल लीड दैट दे वांट टू लॉन्च, तो उसके लिए मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो मैं मिलने गया, वहाँ पे डायरेक्टर नीरज वोरा साहब थे, तो उनसे मुलाकात हुई और सब फाइनल हो गया, और फिर वो फिल्म मैंने की। तो वहाँ से मेरा फिल्म का करियर शुरू हुआ। तो वो फिल्म 2000 में रिलीज़ हुई थी। इट वॉज कॉल्ड खिलाड़ी 420। राइट, और काफ़ी हिट फिल्म हुई थी। हाँ, मतलब वो अच्छी खासी चल गई थी। उसमें अक्षय कुमार का एक स्टंट बहुत पॉपुलर हुआ था जिसमें वो जहाज़ के ऊपर खड़े हुए थे। तो वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से 2002 में आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर बॉय बैंड। यस, एंड फिर वो 3 साल वो जर्नी चली, क्योंकि वो बॉय बैंड इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि हम लोग उतनी कम उम्र में लेजेंड्स बन गए थे, और हम लोग के जो म्यूज़िक थे वो मतलब इतना पॉपुलर हो गया था वो कि ग्लोबली हम लोग को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और हम लोगों ने दुनिया भर में शोज़ किए, बहुत ट्रैवल किया, बहुत शोज़ किए, और इतना पॉपुलर हो गया था कि हमने एक फिल्म भी बनाई बैंड की लाइफ पे। तो बैंड की लाइफ में वो फिल्म बनी थी, वो हम लोगों ने बाली में शूट करी थी, इंडोनेशिया में, जकार्ता में भी शूट की थी। वो फिल्म इरोस ने रिलीज़ की थी। फिर 2005 में, शायद 2005 में मैंने बैंड से अलविदा कहा, और फिर मैंने अपना एक्टिंग करियर वापस रिवाइव किया, और मैं कंटिन्यूसली फिर उसके बाद से जैसे जैसे चीज़ें होती गई वैसे वैसे कर रहा हूँ। मुझे आज भी याद है, मैंने उस बैंड के लिए आपका इंटरव्यू किया था, हम्म, आपकी पूरी टीम के साथ किया था, हम्म। और वो बैंड नो डाउट बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। उस टाइम मेरे ख्याल से नया नया ये इमर्ज हुआ था, बैंड का जो ट्रेंड था वो हाँ, वो तभी नहीं, start वो हुआ था। हमारा तो पहला बैंड था इंडिया का। उससे पहले कोई बॉय बैंड था ही नहीं हिंदुस्तान में। वी वर द फर्स्ट बॉय बैंड ऑफ इंडिया एवर। रॉक बैंड्स बहुत होते हैं जिसमें सब इंस्ट्रूमेंट जी बजाते हाँ, हैं, rock एक band। वोकलिस्ट होता है। बॉय बैंड कोई नहीं था। बॉय बैंड वी वर द फर्स्ट वंस, एंड इनफैक्ट मुझे जहाँ तक याद है, हमारा गाना एक तो ग्रैमी लिस्ट में भी गया था एज वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग्स, आई बिलीव, यू नो। तो बहुत सुप्रीम सक्सेस मिली हमको एज अ बैंड। बहुत हम लोग के गाने, वी गॉट लकी कि हमारे लेस्ली लुइस ने जो गाने हमें बना के दिए वो इतने अच्छे बने, और इस तरह के बने कि वो लोग आज तक, जो जेन ज़ी है, वो भी उसको उतना ही पसंद कर रहा है, गा रहा है और उस पर डांस कर रहा है जितना उस समय था। लेस्ली लुइस साहब ने बड़ी जल्दी संन्यास ले लिया था, वापस आ गए हैं वो 26 साल के बाद। हाँ, वो तो आ गए जी। हैं, वो कर रहे हैं। काफ़ी टाइम के लिए शांत हो गए थे, बट ही इज़ अ जीनियस ऑफ अ म्यूजिशियन। तो यू कांट कीप अ जीनियस डाउन फॉर टू लॉन्ग। सुधांशु, आपने वो जो इतना हिट था बैंड, तो फिर क्या ना इत्तेफाकियाँ हो गई कि आपको वो बैंड छोड़ना पड़ा? नहीं, बड़ा एक्चुअली सिंपल सा उसमें लॉजिक था कि ऐसे में क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा भाव में बह जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उस समय रियलिटी चेक कराने के लिए आपकी जो धर्मपत्नियाँ होती हैं वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल होती हैं। तो उन्होंने मुझे रियलिटी चेक करवाया कि यार, यू लेफ्ट योर फ्लरिशिंग एक्टिंग करियर एंड you are working with 5 different people in a band. You're splitting your income with 5-6 people. You were making so much more money earlier. Why are you doing this to yourself?
देन इट dawned upon me, तो मुझे लगा कि यार नहीं, ये बिल्कुल सही बात कही है और मुझे इस बात को अब सीरियसली लेना चाहिए कि मैंने 3 साल बैंड को दिए हैं और अब मुझे वापस अपना काम जो है, जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ, जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ या करना चाहता था, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आई वेंट बैक टू माई एक्टिंग करियर। उसके बाद फिर देन आई बीन वर्किंग। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive. Because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. मतलब कोई ना इत्तेफाकिया नहीं थी, आपकी अपना डिसीजन था उस बैंड से अलग ये होने अपना का। कॉन्शियस डिसीजन था एकदम Conscious। कि मुझे जो चीज़ फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पा रही, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ बिग पॉपुलर बैंड, द फाइनेंशियल्स वर नॉट वेरी गुड बिकॉज इंडिया में वो कल्चर फिर भी उतना ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हमको हम लोग फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते। बट जिस लेवल की पॉपुलैरिटी हमारी थी, अगर हम लोग कहीं भी वेस्ट में होते तो हम शायद मल्टी बिलियनर्स हो गए होते अगर हमारी इस पॉपुलैरिटी के साथ हम लोग वेस्ट में काम कर रहे होते। बट इंडिया में क्योंकि वैसा नहीं था उस वक्त। अब आज की डेट में आप देखिए कितने पॉपुलर हो गए हैं सिंगर्स, एंड दे आर मेकिंग सो मच मनी, राइट? दे ऑल रोम अराउंड इन प्राइवेट जेट्स। तो अगर हम लोग उस समय वेस्ट में होते तो हमारे पास भी अपना प्राइवेट जेट होता, इतनी पॉपुलैरिटी थी। इतनी पॉपुलैरिटी, इसमें कोई शक नहीं। सुधांशु, जो एक जर्नी थी एक मॉडल वाली, तो वो बहुत सक्सेसफुल थी और बहुत आपको पसंद किया जाता था, आपके एड्स और आपके रैम शोज वगैरह को। वो जो एक एरा था, वो जो एक जर्नी थी, वो कैसी थी? मींस टफ थी? उस टाइम पे भी कंपटीशन बहुत था क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स साथ में थे आपके। एक्चुअली ऐसा नहीं है। उस वक्त ऐसा था कि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उस वक्त कंपटीशन नहीं था। उस वक्त जो मॉडल्स थे वो सब लेजेंड्स थे, जितने भी, चाहे वो मेरे बैचमेट्स हैं, डीनो मोरिया हो गया या जॉन हो गया, जितने भी हम लोग सब साथ में, अर्जुन है, तो उस वक्त के जो चेहरे हैं वो आज भी लोगों को वही याद हैं। आज इतना कंपटीशन हो गया है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन आप एक भी फैशन मॉडलिंग के चेहरे को नहीं जानते हैं। उसका रीजन? उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि उस वक्त बहुत एक्सक्लूसिव हुआ करता था फैशन इंडस्ट्री, बहुत एक्सक्लूसिव इंडस्ट्री थी, और गिन चुन के वो 4-5 डिज़ाइनर्स थे जो इंडिया में भी उतने पॉपुलर थे जितना इंटरनेशनली पॉपुलर थे, और मॉडल्स भी बहुत एक्सक्लूसिव थे उस वक्त। क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग जब भी फैशन शोज़ वगैरह करते थे तो वही चेहरे होते थे हर शो में। राहुल देव, हिमांशु मलिक, सुधांशु पांडे, अर्जुन रामपाल, बिपाशा बासु, डीनो मोरिया, विपाशा बासु। विपाशा तो खैर बाद में आई थी, बट उस समय तो अनुपमा वर्मा थी, मेहर जैसिया थी, श्वेता मेनन थी, सुमन रंगनाथन थी, तेजस्विनी कोल्हापुरे थी। तो ये सब हम लोग का एक बैच था जो हर जगह अमूमन वही ग्रुप घुमा करता था, और बहुत ही एक्सक्लूसिव सारे चेहरे। वो आज भी लोग उनको ही याद करते हैं, और उसमें से कुछ आज भी रेलेवेंट भी हैं, जैसे मिलिंद अभी भी रेलेवेंट हैं। वो एट द एज ऑफ 60 ऑल्सो ही इज रॉकिंग एवरीवेयर, यू नो, ही इज रनिंग अराउंड, ही इज डूइंग हिज मैराथन्स, ही इज डूइंग ऑल ऑफ दैट, एंड ही इज स्टिल एंडोर्सिंग ब्रांड्स। तो वो आज भी उतने ही खूबसूरत लगते हैं जितने पहले लगते थे। और लेकिन हमको जो लगता है सुधांशु, इसमें जो रीजन है, वो जब से फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म स्टार्स आ गए रैम के ऊपर, तब से उन लोगों ने जो मॉडल्स हैं उनको कहीं फेड आउट कर दिया। नहीं, आपके टाइम पे फिल्म स्टार्स रैम पर नहीं आते थे। नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा नाम ही इतना बड़ा होता था कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बाद में ऑब्वियसली देखिए हर चीज़ इवॉल्व होती है, फैशन इवॉल्व होता है, इंडस्ट्री इवॉल्व होती है, लोगों की चॉइसेस इवॉल्व होती हैं। हर 5 साल में नई जनरेशन आती है, तो सब लोग अपने अपने माइंडसेट के साथ आते हैं, सब लोग अपने अपने नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, सबकी अपनी नई विचारधारा बनती है, हर 5 साल में विचारधाराएं बदलती हैं। तो उसके चलते बदलाव तो होना ही है,
तो वो हमेशा हर चीज़ एक सी नहीं रह सकती. चेंज इज़ इनएविटेबल लाइक दिस से. तो वैसे ही हर इंडस्ट्री में चेंजेस आते हैं. फिल्म इंडस्ट्री में भी चेंजेस आ रहे हैं. पहले एक किस्म के हीरोज़ हुआ करते थे. आज फॉर इंस्टेंस अगर मैं मनोज वाजपेयी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम लूँ, तो जिस तरह की पर्सनालिटीज़ उनकी हैं, पहले उस तरह के हीरोज़ नहीं हुआ करते थे. आज उस तरह के हीरोज़ हुआ करते हैं, राइट? क्योंकि आज इट इज़ अबाउट टैलेंट. आज लोग टैलेंट पे ज़्यादा बैंक करते हैं बजाय इसके कि हाँ यार इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, गोरा चिट्टा है, लंबा है, इसको हीरो होना. आजकल ऐसा कुछ नहीं है. आजकल गोरे चिट्टे लंबे चौड़े लड़के साउथ में विलेन बनते हैं, राइट? तो इसी तरह से जो ट्रेंड्स हैं वो हमेशा चेंज होते रहे, आगे भी होते रहेंगे. तो उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि हाँ अपने आप को हमेशा ओपन रखना चाहिए और चेंज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. तो आप स्टार पावर से इत्तेफाक नहीं रखते? ये स्टार पावर से इत्तेफाक रखता हूँ डेफिनेटली, क्यों नहीं, क्योंकि वो तो पावर तो है ही. बट जो स्टार्स का एक डेफिनेशन हुआ करता था वो अब बहुत बदल चुका है. आज की डेट में जो स्टार्स की डेफिनेशन पहले हुआ करती थी वो नहीं है. आज इवन पीपल फ्रॉम टेलीविजन हैव बिकम सच बिग स्टार्स, सो मच पॉपुलैरिटी कि यू नो वो जो लाइंस हुआ करती थी पहले वो अब डिफ्यूज हो गई हैं, राइट, मर्ज हो गई लाइंस सारी. राइट. तो आज आपको टेलीविजन के कुछ लोग ओटीटी पे भी दिखाई दे रहे हैं, फिल्म्स में भी दिखाई दे रहे हैं, उधर के लोग कुछ इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, ओटीटी पे भी दिखाई दे रहे हैं. तो ये अब इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सी मर्ज होती जा रही है. राइट, तो वो लाइंस डिमिनिश हो गई हैं, एग्जैक्टली. है ना. तो जो चलता है वो तो चलता ही है. और जब चलता है तो लोग उसे पसंद भी करते हैं, तो वो एक अपने किस्म की एक पावर बन जाती है बहुत तगड़ी. एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जो फैशन वर्ल्ड है वो कहीं बदनाम भी है गेज़म के लिए, क्या ऐसा है? अब ये कहना कि बदनाम है, ये तो मैं मतलब ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये ना मेरी लैंग्वेज है. बट मैं ये कहूँगा कि हर बिजनेस का एक नेचर होता है मुझे लगता है. और डिज़ाइनर्स या डिज़ाइनिंग फील्ड में अक्सर ऐसे लड़के होते हैं जिनकी जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस होती हैं वो दूसरी होती. तो वो शायद इट्स द नेचर ऑफ द जॉब. हैविंग सेड दैट, द चॉइस ऑफ who you want to be with, ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है. और फैशन इंडस्ट्री में डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स और ऐसे लोग हैं जो शायद होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बदनामी वाली चीज़ है या बदनाम होने वाली या बदनाम करने वाली चीज़ है, क्योंकि वो गलत होगा. कोई भी जानबूझ के कुछ नहीं करता, कोई भी जानबूझ के कुछ बनता नहीं. जो आप अंदर से होते हैं वही होते हैं, है ना. और वैसे अगर देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री में मुंह पे बहुत सारे लोग अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे छुरा भौंकने वाले होते हैं. राइट. तो उस बात के लिए अगर हम इंडस्ट्री को बदनाम करेंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं. किसी भी फील्ड में आपको अच्छे बुरे सब लोग मिलेंगे. लेकिन क्योंकि ये ग्लैमर फील्ड है इसलिए लोग बोलते हैं अरे इस इंडस्ट्री में गेज का बहुत ज़्यादा वो है डोमिनेंस, या इंडस्ट्री में ऐसा होता है, या फिर कास्टिंग काउच है, या इस तरह की चीज़ें. मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी है इस इंडस्ट्री की, क्योंकि ये ग्लैमर इंडस्ट्री है, हमेशा न्यूज़ में रहती है, तो लोग पहले इसको टारगेट कर लेते हैं. वरना अच्छा बुरा सब जगह उतना ही है. राइट. चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री, आपकी फील्ड भी, जर्नलिस्ट वाली फील्ड, जो जर्नलिज्म वाली फील्ड है, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो होमोसेक्सुअल्स रहे हैं, होते हैं. लेकिन जर्नलिज्म को कभी किसी ने बदनाम नहीं किया, क्योंकि जर्नलिज्म एक अलग तरह की फील्ड है. राइट. तो मुझे लगता है कि ये कहना गलत है कि बदनाम है इंडस्ट्री. बदनाम तो नहीं है, ये शब्द हम लोग को इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए. चलिए बदनाम हटा देते हैं, लेकिन आपके साथ कभी ऐसा हुआ? ऑफ कोर्स हुआ है.
मुझे भी एक बार एक बहुत इंडस्ट्री के बहुत, अब वो नहीं है, गॉड ब्लेस हिज सोल, बट उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे एक प्रपोजिशन किया था इस बात के लिए। तो मैंने उनको बता दिया था कि भाई अब मैं तो ऐसा नहीं है तो नहीं, तो उसको तो हम बदल नहीं सकते नेचर को। तो बात मैंने वहाँ पे ख़त्म कर दी। बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो तो, और बहुत अच्छा उनका नाम, टैलेंटेड डायरेक्टर थे। तो बात वहाँ ख़त्म हो गई। Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? 9 and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. इसलिए जो मैं आपको पहले कह रहा था कि ये अपनी चॉइस राइट, है ना। हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में, हर घर में, हर फैमिली में, हर एक इंसान की, हर एक मेंबर की अपनी चॉइस होती है एग्जैक्टली। कि वो क्या करना चाहता है या किससे जुड़ना चाहता है, किससे नहीं जुड़ना चाहता है। तो वैसे ही ये फील्ड भी है कि भाई हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस है। अगर कोई आपको कहता भी है कि भाई मेरी आपसे, मैं आपको एक फिल्म दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपको मेरे साथ सोना होगा, आई वुड लाइक टू हैव सेक्स विद यू, राइट। अब ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप उस चीज को हाँ करें या ना करें, करेक्ट। राइट, तो जो चॉइस आप प्रैक्टिस करेंगे वही आप बनेंगे, राइट। हो सकता है आप अगर हाँ भी कर दें, हो सकता है आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएं, बट देन वो आपकी चॉइस रहेगी और उस चीज को आप अपने अंदर जस्टिफाई करेंगे। दुनिया में ये लोग, दुनिया में कोई नहीं देखता ये सब, दुनिया में लोग सिर्फ आपकी सक्सेस। देते हैं। क्या आपने किसी ऐसे सक्सेसफुल इंसान को देखा जिसने हाँ कहा हो? ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, आई एम श्योर। नहीं, आपके मैं दायरे में? दायरे में तो हम सबका दायरा एक ही है, और यही इंडस्ट्री है, बहुत छोटी सी जगह है, तो हमने देखा ही है बहुत सारे लोगों को। बट मैं कभी किसी को जज नहीं करता हूँ इनके से। मैंने आज तक कभी किसी को जज नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जज करने वाले कोई होते ही नहीं। हमें जज कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी जिंदगी है और वो जानता है कि वो जो भी कर रहा है क्यों कर रहा है। मेरे पास ये हक ही नहीं बनता कि मैं उस चीज़ को जज करूं या उस इंसान को जज करूं। अगर वो दिल का अच्छा है तो मेरे लिए बहुत अच्छा इंसान है। पर्सनल लाइफ में वो जो करे वो उसकी चॉइस है, बिकॉज वो जानता है कि उसको पर्सनल लाइफ में किस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ की नहीं। बट अगर उसका दिल अच्छा है, उसके अंदर दया भाव है, काइंडनेस है, वो गरीबों को खाना दे सकता है या किसी की मदद कर सकता है या कुत्तों को खाना खिला दे, जो बेजुबान जानवर है उनकी मदद करता है या सेवा करता है, मेरे लिए वो अच्छा इंसान है। अब वो पर्सनल लाइफ में एक लोगों के साथ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है या 10 लोगों के साथ है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। उस बेस पे मैं उसको जज नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इसी बेस पे जज करूँगा कि वो आदमी या उस इंसान का दिल कैसा है। सो फॉर मी, माई डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट ऑफ गुड ह्यूमन बींग्स और गुड पीपल एंड बैड पीपल। आई डू नॉट जज पीपल बाय देयर चॉइसेस ऑफ पर्सनल लाइफ। तो सुधांशु, कभी ऐसा हुआ कि आपके हाथ से शोज गए हो, फिल्म्स चली गई हो इस चक्कर में? कभी ऐसा हुआ? एक तो एग्जांपल मैंने आपको एक आपने दिया, वो फिल्म चली गई, मतलब फिर उन्होंने ऑफर नहीं किया? हाँ नहीं, वो तो नहीं वर्कआउट हो पाई, बिकॉज वो बहुत क्लियर उनका भी डिमांड था और बहुत क्लियर मेरा भी उनको जवाब था। तो वो तो खैर कोई बात नहीं, दैट इज़ ओके। मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आपकी किस्मत की है, अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि मुझे ये मिलना है तो वो तो मिलना ही है, तो किसी का बाप भी ले नहीं सकता। राइट, एज सिंपल एज दैट। तो मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ आपके पास आती है और आप करते हैं, या वो चीज़ नहीं हो पाती है, दोनों में ही आपका भला है। अगर वो नहीं हुई, मतलब कोई रीज़न होगा कि भाई ये चीज़ नहीं हुई, हो सकता है मेरे लिए अच्छा ना होता, बट जो चीज़ हो रही है और मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब वो मेरे लिए अच्छा है। तो मैंने जितनी भी चीज़ें की हैं उसमें से कोई भी चीज़ मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ, चाहे वो बुरी की हो, ख़राब की हो, गलत की हो, जैसी भी की मैंने, कि अरे यार ये बहुत ही बेकार पिक्चर मैंने कर ली, क्योंकि मैंने 50 से ऊपर पिक्चरें करी हैं। राइट, सारी गुड बैड अगली हर तरह की पिक्चर करी, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को रिग्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो हर चीज़, वो हर एक्सपीरियंस आज सुधांशु पांडे जो है उस एक्सपीरियंस की वजह से, या उन सारी चीज़ों को अगर मिला के कंकॉक्शन तैयार हो तो वो आज सुधांशु पांडे उससे बन के तैयार हुआ है। तो मैं किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करता।
इसमें कोई शक नहीं। तो सुधांशु, कभी डिप्रेशन हुआ कभी आपको? कभी ऐसा हुआ कि हाँ, काम नहीं आ रहा है तो? नहीं, देखिए, काम आना नहीं आना ऑब्वियसली आदमी को परेशान तो बहुत करता है। अगर आपके पास जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, और अगर आपके पास काम नहीं बहुत लंबे समय तक, तो डेफिनेटली आदमी परेशान तो होता ही। ये तो बहुत नेचुरल है। मैं उनमें से हूं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी जीवन में। तो मैंने, आई एम अ फाइटर एंड आई हैव ऑलवेज बीन वन। और मैंने जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हार मान के ये कह दिया हो यार अब मुझसे नहीं होगा या मैं अब नहीं करूँगा। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं, ना ही कहा और ना ही कहूँगा। तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। महाकाल की बहुत कृपा है मुझ पर कि मैं, इतनी ताकत वो हमेशा मुझे दे देते हैं। हूँ तो इंसान, मैं भी बिखर जाता हूँ कई बार, है ना, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी मैं उसको याद करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ कि बाबा अब आपकी ज़रूरत है, थोड़ी शक्ति दो मुझे, अपने आप सब चीज़ें ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन हो जाती है, ऑटोमेटिक। तो अंदर हिम्मत भी है। उसके लिए आप कुछ खास प्रार्थना करते हैं? नहीं, प्रार्थना तो सारी खास होती है। नहीं, वही मतलब एक मकसद के लेके कम खास प्रार्थना नहीं होती है। प्रार्थना का मतलब ये होता है कि आप अपने अंतर मन से कितना जोड़ रहे हैं। तो पूजा पाठ लोग रोज करते हैं। राइट, वही पूछ रहा हूं। पूजा पाठ और प्रार्थना में फर्क है, ठीक है। पूजा पाठ एक रिचुअल होता है जो रोज लोग करते हैं। आई एम श्योर आप नमाज भी पढ़ते होंगे, है ना, तो वो एक रिचुअल है। प्रार्थना वो होती है जो अंतर मन से की जाती है, जो मन से की जाती है, जो अंदर से आपकी आत्मा से जो आवाज आती है, वो प्रार्थना होती है। तो मैं जब भी कभी हल्का पड़ता हूं तो मैं प्रार्थना करता हूं, और मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं पूजा करता हूं या रोज पूजा कर रहा हूं, जब भी, चाहे वो 10 सेकंड के लिए हो, मैं इतने गहरे ध्यान में जाऊं कि वो 1 सेकंड के लिए तो मैं टच करके आऊं। मेरी कोशिश ये रहती है, और वो मैं मोस्टली कर पाता हूं। कोई दिन ऐसा होता है जब इतना दिमाग तेज चल रहा होता है कि मैं नहीं कर पाता हूं, और मैं उस दिन भगवान से क्षमा मांग लेता हूं। अच्छा, कि मुझे माफ करना, आज थोड़ा सा मन जो है शांत नहीं हो रहा है। सुधांशु, जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन कभी हुआ जब आपको, तो उस वक्त उस सिचुएशन से कैसे निकले और कब हुआ आपको याद है? मतलब मुझे 2007 में हुआ था एक्चुअली। वो एक पैनिक अटैक हुआ था। इसके बारे में बहुत बात कर चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा आज हम उस चीज़ को नहीं खींचेंगे। बट एक फेज शुरू हुआ था मेरा, 4 साल रहा वो, और उस 4 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है कि जो 4 साल मुझे हिट हुआ ये डिप्रेशन, वो मेरे लिए सबसे बड़ा लाभदायी जो था, मैं कहूँगा एक फेज था, समय था मेरे लिए। क्योंकि उस समय में मेरी इनवर्ड जर्नी शुरू हुई। तो जितनी इनवर्ड जर्नी मेरी उन 4 सालों में, डिप्रेशन आपको अकेला कर देता है, आपको डिस्कनेक्ट कर देता है सबसे। फिर आप हैं अपने साथ, बस, और कुछ नहीं होता। तो और मैंने अपने आप को विदाउट मेडिकेशन ठीक किया। तो जितना मैं ये कर सकता था, ध्यान, पूजा पाठ, प्रार्थनाएं, वो मैं लगातार करता रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि यही चीज़ मुझे इतनी ताकत दे देगी कि मैं निकल आऊँगा उससे, और मैं निकल आया उससे। तो वो 4 साल मैंने सिर्फ यही कोशिश की कि मैं उससे जो है कहता रहूं, और एक दिन वो उंगली पकड़ के निकाल लेंगे। बट मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो वो 4 साल ने मुझे तराशा है, वो अगर मेरी ज़िंदगी नॉर्मल रहती उन 4 सालों, तो शायद आज मैं वो नहीं बन पाता जो मैं बना। क्योंकि वो एक ऐसा फेज था वो 4 साल का, जिसने मुझे इस तरह से एक, कहते हैं ना कि आपको अगर कोई भी चीज़ तराशनी तो उसको आग से निकालना पड़ता है। तो पहले आप उसको आग में डालते हैं, पिघलाते हैं, फिर उसको शेप दिया जाता है। तो मुझे लगता है महाकाल ने मुझे उस आग में डाला इसलिए ताकि मैं शेप ले सकूं। तो उन 4 सालों में जब मैं ये पूरे फेज से निकला हूं, तो मैं एक शेप लेके निकला, और उसके बाद से फिर देयर इज बीन नो लुकिंग बैक। आई हैव ओनली बीन इवॉल्विंग
as a human being after. तो वो जो वक्त था उस टाइम पे वाइफ मोना ने आपको कितना साथ दिया, क्या वो परेशान होती थी आपको इस हाल में देखकर? नहीं, वो तो देखिए, जब भी आप अपने परिवार में अगर परिवार साथ में है आपके और आप एक ही घर में रह रहे हैं, 4 दीवारों में आप हैं और 24 घंटे आप साथ में हैं, तो आपकी जो स्थिति है उसका इन्फ्लुएंस या उसका असर तो परिवार पे पड़ता ही। बट मैंने कोशिश ये की थी कि मैं इतना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखूं कि उसका इन्फ्लुएंस एटलीस्ट मेरे बच्चों पे ना जाए, उनको ये महसूस ना हो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। तो मैंने पूरी कोशिश ये की कि मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखूं और वो मैंने किया। मोना को भी ये बात शुरू में तो समझ में नहीं आई थी, बिकॉज उस वक्त पैनिक अटैक वाज नॉट अ वेरी वेल नोन कॉन्सेप्ट। पीपल डिडंट अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है, एंड आई वेंट थ्रू हेल दैट टाइम, एंड इवन शी टुक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। बट येस, आई मीन, बीइंग अ वाइफ, बीइंग एट होम, एंड ऑब्वियसली व्हाटएवर शी could do, she was supportive. I didn't expect her to understand what I'm going through, because nobody can. It's something that nobody can understand unless they go through it. So when I went through it, I only wished to God कि दुनिया में किसी को कुछ भी सजा मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए, you know, because you know how difficult it can be, you know, to be in that phase. तो वो 4 साल तो बड़ा लंबा वक्फा होता है, तो सुधांशु उसमें परिवार का खर्चा वगैरह सब चल रहा होगा, तो मैनेज कैसे हो रहा था? It was a difficult time, I would say. और मैंने 2005 में घर भी लिया था, पहला अपना घर लिया था 2005 में, बहुत बड़ा सा घर लिया था मैंने, और बहुत खूबसूरत बनाया था, उसके इंटीरियर्स भी बहुत अच्छे हुए थे, पूरी दुनिया में इट वाज टॉक्ड अबाउट एंड ऑल ऑफ दैट। फिर 2007 में जब ये हुआ तो उसके बाद, हालांकि मैंने उसके बाद सिंग इज किंग भी की, 2008 में सिंग इज किंग, while I was still suffering, but I didn't let anybody know other than Ranveer Shori, who was with me. He had also gone through something similar. तो उस दौरान we were shooting in Gold Coast in Australia. तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैं शूट कर रहा था, मैं अकेला था, because you are alone when you are off the set, you are alone. So I've gone through tremendous amount of difficulty and struggle to fight it and keep myself normal, to hold back and be normal, you know. So yes, I have been through difficult times. Obviously my work also suffered a little bit, but not because I was suffering. Generally there was some phase where suddenly the work was much lesser, you know. तो हुआ वो डिफिकल्ट टाइम आया, फिर आई थिंक 2011 में मैंने वो घर बेचा और मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ, और उसके बाद चीज़ें अपने आप धीरे धीरे करके सेटल। एक चीज़ वो पूछेंगे, आप अगर बता पाएँ, ऐसे मामले में क्या होता है, हमने देखा है, बहुत से लोगों से बात भी हुई है, सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं, क्या आपके भी आ रहे थे सुसाइडल थॉट्स? सुइसाइडल थॉट्स तो मैं ये कहूँगा कि नहीं आए, क्योंकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे घर की खिड़की मेरे को ऐसे खींचती थी, ऐसा लगता है कि मेरे को अपनी तरफ पुल कर रही है, वो ऐसा लगता था। बट सुइसाइडल थॉट्स में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, लाइक आई सेड, आई एम लाइक अ वॉरियर, आई डोंट गिव अप। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो माइंड था वो इतना स्ट्रॉन्ग था अंदर से, कॉन्शियस इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट आई एम कंप्लीटली फिनिश्ड, मैं अपने आप को यही बोल रहा था कि ये एक दिन खत्म होगा, दिस फेज विल गेट ओवर, एंड सुधांशु पांडे, यू आर नॉट मेड फॉर दिस, यू विल कम आउट ऑफ दिस। क्या बात, ये बहुत इंस्पायर करने वाली बातें हैं सुधांशु पांडे की, खासतौर से उन नौजवानों के लिए जो आज जो यूथ है, जो बहुत जल्दी गिव अप कर देता है सुधांशु, बहुत जल्दी गिव अप करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जेंजी जो है वो शायद ये सब चीज़ें बहुत जल्दी गिव अप कर देती है, जिसको हम लोग जेंजी बोलते हैं। सुधांशु, थोड़ा पहले चलते हैं, थोड़ा सा कॉलेज डेज में आप इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम, बहुत फेमस थे आप, तो कुछ क्रशेस वगैरह थे आपके या लोगों के आपके ऊपर जो क्रशेस थे? नहीं, मैं एक्चुअली बरेली में था, और बरेली में मैं स्कूल में पढ़ रहा था, वहाँ पे पहले आर्मी स्कूल में था। आर्मी स्कूल में पढ़ाई इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे आर्मी में जाना था,
तो फौज में जाने की तैयारी थी, तो मेरे क्लासमेट्स गए भी, सारे फौज में गए. दे सर्व द नेशन फॉर मैनी ईयर्स. उसमें से एक आध दो अब तो रिटायर भी हो गए. तो वहाँ पे एक माहौल अलग रहता है, यू नो. और मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब 10th से लेकर 12th 9th से लेकर 12th तक 4 साल का पीरियड. उस बीच में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जिन्होंने म्यूज़िक का पूरा फेस बदल दिया था. क़यामत से क़यामत तक से शुरू हुआ, फिर आशिकी, आशिकी, और उसके बाद फिर तो वो जो गाने आए उस दौरान, वो गाने ऐसे थे कि उन गानों की वजह से लोगों को प्यार हो जाता था. वो गाने इतने खूबसूरत थे. तो हाँ, आई थिंक मेरी उस स्कूल टाइम में 1 या 2 गर्लफ्रेंड्स बनी थी. और वो बड़ी, वो मतलब एक वो बहुत ही प्यारा वाला प्यार होता है ना, एकदम कि घंटों खड़े हैं बस इसलिए कि वो देख लेगी एक बार, थोड़ा सा स्माइल करेंगे एक दूसरे को, बस दैट इज़ इट, जॉब डन. तो वो उसी चीज़, वो उस मोमेंट की खूबसूरती के लिए इंसान जो है वेट करता है. अगर मैं गलत नहीं तो आपका टीचर पे भी क्रश था. अरे हाँ, ये किसने हुआ? आप, अच्छा, आपने कहीं सुन लिया मुझे लग रहा है. आपने मुझे ये बोला था. बताया था मैंने? अच्छा. हाँ, मेरी क्लास 8th की टीचर थी, इंग्लिश टीचर थी. तो वो सरदारनी थी वो, एंड शी वॉज नॉट वेरी ओल्ड. शी मस्ट हैव बीन मे बी अर्ली 20s में थी वो, और हम लोग होंगे मुझे लग रहा है तब 14-15 13 साल के, 14 साल के होंगे, और वो अर्ली 20s में. तो बहुत खूबसूरत सरदार लड़की थी वो. तो वो इंग्लिश की टीचर थी हमारी, तो उन पे जो था मैं बिल्कुल फिदा हो गया था. तो बहुत और शायद इसलिए भी क्योंकि मेरी माँ सरदार हैं, तो मुझे एक थोड़ा सा एफिनिटी भी थी थोड़ी सिख कम्युनिटी के लिए, यू नो. तो मुझे लगा कि यार, अरे वो तो आई वॉज टोटली बिसॉर्टेड बाय हर उन दिनों. हाँ, और वो होता है ना कि दोस्त होते हैं, भाभी है तेरी, पता ही नहीं उनको, अपन आपस में ही वो जी रहे हैं यू नो, आपस में ही जी रहे थे हम लोग. तो वैसा वाला था, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत सा फेज था वो लाइफ का. और तो ये प्यारी सी मोहब्बत उस वक्त आज वो होती अगर थी. देख रही होंगी तो कह रही होंगी, काश सुधांशु कुछ बोल देते उस वक्त. सुधांशु, उसके बाद जो बहुत फेमस आपका हुआ फिर वो अनुपमा. जी. उसने तो आपकी जिंदगी में, लगता है, पूरी बदल दी है. मतलब जिस तरह से लोगों ने आपको चाहा, आपके किरदार को, वनराज को, एक तो नाम भी बहुत भारी भरकम रखा. हाँ, और वनराज आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता था, ऐसा लग रहा था. उसकी जर्नी कैसी थी, और फिर उससे भी आपने अलविदा कह दिया? जी, उससे अलविदा कह दिया मैंने, क्योंकि एक तो 4 साल का वक्त बहुत लंबा होता है. 4 साल मैंने उसको दिए थे कैरेक्टर को. और फिर देखिए, हर इंसान के करियर में ना, हर एक्टर के करियर में एक ऐसी कोई चीज़ आती है, अब वो कहाँ से आ जाए पता नहीं. कोई ऐसी चीज़ आती है जो एकदम से चीज़ें बदल देती है. वनराज, अब इतनी फिल्म्स मैंने की हैं, OTT किया और अलग अलग चीज़ें की. मैंने फेम बहुत देखी, पॉपुलैरिटी बहुत देखी. Exactly. मेरे लिए कोई नई बात नहीं है वो. बट इन टर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, वो ऐसा कैरेक्टर था जो लोगों के दिल की इतनी गहराइयों तक चला गया कि वो निकल ही नहीं पाया. और मुझे लगता है बहुत सालों तक नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आज भी अभी सिर्फ मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप वापस कब आ रहे हैं. 1.5 साल हो चुके हैं मुझे छोड़े हुए, बट अभी भी लोग सिर्फ वही पूछ रहे हैं सवाल. उस जगह को भर नहीं पा रहा है कोई. उस जगह को अभी तक भर नहीं पा रहा, बट बहुत जल्दी भरने वाला हूँ मैं, क्योंकि मेरा एक नया शो भी आ रहा है कलर्स पे. तो उसका प्रोमो आ रहा है. उसका प्रोमो बहुत अच्छा रिसीव भी हुआ है. उसमें भी जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, वो आई थिंक मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रीडिफाइन करूँ इस जॉनर को. तो कोशिश यही रहेगी एज एन एक्टर कि मैं उसको बिल्कुल रीडिफाइन करूँ और
लोगों के दिमाग से वनराज शाह ख़त्म हो जाए और जो इस शो में मेरा नाम है बलदेव सिंह चौहान, वो बलदेव सिंह चौहान का कैरेक्टर जो है वो टेक ओवर कर ले। यहाँ भी काफ़ी भारी भरकम नाम है। लेकिन सुधांशु, जो हम लोग सुना करते हैं, खबरें आया करती हैं, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन आपकी जो है वो एक्ट्रेस से बनी नहीं, उससे लड़ाई हो गई, इसकी वजह से कुछ आपने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा जो अफवाहें उड़ा कर, अफवाहें बोलेंगे उसका confirm देखिए नहीं हो रहा ऐसा है, सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस हो, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो सुधांशु पांडे को इतना मजबूर कर दे कि सुधांशु पांडे बोले कि यार नहीं नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूं। क्या बात है? ये ताकत तो नहीं है किसी क्या में। मेरा ये मानना है कि जब भी कुछ ऐसा, देखिए मैं शो मैंने छोड़ा राइट, तो मैं जानता हूं कि क्या वजह है, बट वो वजह डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है कि जब किसी चीज़ का वक्त ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अलग अलग जरिए बनते हैं आपको वहां से निकलने निकलने या छोड़ने के लिए। तो मेरे लिए भी कोई वजह थी जो जरिया बन गई और मैं वहां से अलविदा कह के निकल गया, बात खत्म हो गई। आज 1.5 साल हो गया। लेकिन वो अलविदा कहना इतना आसान था? आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर मैं एक झटके में अगर वहां से निकला हूं और उसके बाद आई हैव नेवर लुक बैक, तो आप सोचिए कि कितना आसान या डिफिकल्ट रहा होगा मेरे लिए। मैं उन लोगों में से हूं जो एथिक्स पे चलते हैं, और अगर मुझे कभी भी कहीं पे भी कोई भी चीज ऐसी लगती है कि वो अनएथिकल है तो मैं स्टैंड ले लेता हूं, चाहे वो आपके साथ हो रही हो तो भी। ये मेरी फितरत है, उसके चलते मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करता हूं। तो मैंने एक बार वो डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब यहां पे टाइम ओवर है, तो वो ले लिया, उसमें कोई मेरे कंफ्यूजन नहीं है। मैंने घर पे फोन किया, मैंने कहा हाँ भाई शो छोड़ दिया मैंने, मैं आ रहा हूं घर, बस। और एक आध मित्र थे अपने, उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, अरे ऐसा क्या, मैंने कहा डोंट वरी, टाइम हो गया था, टाइम अप, बस इतना। इससे ज्यादा कोई डिस्कशन करने का मतलब नहीं, बिकॉज जो चीज होनी है वो तो होके ही रहेगी, और वो कैसे हो वो हमारे हाथ में नहीं, उसका कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनते हैं आप लोगों के कि आप बीच में छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में सब लिखा होता है? देखिए सब लोग समझदार हैं आज की डेट में, हर इंसान को पता है कि हर चीज़ के पीछे क्या वजह होती है, और उस चीज़ को ना ही कुरेदा जाए तो बेटर है ना, क्योंकि अगर कोई कुछ उस तरह के व्यवहार में जाएगा हालात है। तो किसी के लिए भी वो फायदेमंद नहीं होता है, और उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। तो इट इज़ बेटर, एंड मेरा ये मानना है कि व्हेन यू आर एट फॉल्ट यू शुड कीप क्वाइट, दैट्स इट। सुधांशु, जो फिल्म इंडस्ट्री में आप इतने मतलब बहुत ही एक बड़ा नाम है, तो क्या कैंप्स चलते हैं? कैंप्स जो सुना करते हैं हम लोग, कैंप्स, तो कैंप्स हैं आपके नज़र में? देखिए फेवरेट्स तो होते ही हैं, होते हैं? 100% होते हैं। कल को अगर मैं फिल्म प्रोड्यूस करूं और मुझे कुछ कलाकारों के साथ ख़ास तौर पे अगर लगता है कि यार ये अच्छे कलाकार हैं, तो उनके साथ में हो सकता है एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट करूं, 2 पर करूं, 3 करूं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये अपने फ्रेंड सर्कल हैं, ये अपने दोस्त हैं, इनके साथ काम करो तो बेटर है। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन मुझे लगता है बिहेवियर है, एक फितरत है इंसानी की। लोग अक्सर अपने अपने लोगों के साथ ही काम करना चाहते हैं, तो ऐसा हो जाता है। मे बी इट इज़ नॉट डेलिबरेट, उसका मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी वजह से हाँ ये है कि कई बार ऐसा होता था पहले कि अच्छा टैलेंट रह जाता था इस चक्कर में, पर अब मुझे लगता है कि वो सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि कास्टिंग एजेंट्स आज की डेट में सबसे बड़े सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारी इंडस्ट्री के, और वो लोग बहुत अच्छा टैलेंट लेके आ रहे हैं और बहुत ही
अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आज की डेट में काम कर रहे हैं और नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स पे दिख रहे हैं, नए नए शोज़ में दिख रहे हैं, चाहे वो OTT हो या फिल्म्स हो, बहुत नए अच्छे कलाकार आ रहे हैं और इट इज़ ऑल थैंक्स टू द कास्टिंग एजेंट्स एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सुधांशु, कभी सोशल मीडिया से मतलब जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं या ना इत्तेफाकी रखते हैं? जब खासकर जो ट्रोलिंग शुरू होती है तो उस वक्त क्या बिहेवियर होता है सुधांशु का? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और नहीं, इतना इतना तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ कि हाँ। मैं ट्रोलिंग की वजह से, हम्म, वो लोग कौन हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ट्रोलिंग से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सोशल मीडिया जिस तरह से इमर्ज किया है, जिस तरह से ऊपर आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप? मैंने आपको बोला था कि एवोल्यूशन एक हाँ। ऐसी चीज़ है जो रुकती नहीं जो कभी ख़त्म नहीं होती और वो होना ही है, वो सृष्टि का नियम है कि एवोल्यूशन होना ही है और उस सृष्टि के नियम को कोई बदल नहीं सकता है। तो अगर आप बदल नहीं सकते हैं तो यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, तभी आप एक आपका फ्लो लाइफ में अच्छा बन रहा है। तो मेरे लिए सोशल मीडिया एक ऐसा नोन डेविल है जिसके बिना आप आज की डेट में फंक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लोगों तक पहुंचना है या अपनी बात पहुंचानी है तो उसके कई फ़ायदे भी हैं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कुछ अच्छा काम आपको करना है या कोई अच्छा मैसेज देना है तो आप उन तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, आई डोंट बिलीव इन दैट सोशल मीडिया वेयर यू हैव द वो सब जो आजकल होता है ना, जो एक 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 वर्ग है पैप्स का हम्म, जो सिर्फ गलत चीज़ें दिखा रहा है, जो सिर्फ गलत न्यूडिटी दिखा रहा है या सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जो जिससे उनके नंबर्स बढ़ें। उस तरह के सोशल मीडिया की एक्सरसाइज को मैं बिल्कुल भी आई डोंट रिलेट टू इट। सुधांशु, जो पेपराजी जो हैं आज की डेट में जो देखते हैं हम लोग, उनके जो आप वीडियोस देखते हैं तो क्या आपको लगता है, मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम देखते हैं जो वल्गैरिटी पे उतर आते हैं वो लोग, और उसके ऊपर जब रिएक्शन होते हैं तो उसके अगेंस्ट भी वो लोग खड़े हो जाते हैं। आपका क्या मानना है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, पेपराजी एक अभिन्न अंग है मीडिया का, क्योंकि वो लोग ऐसी चीज़ें कवर करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं कि आर्टिस्ट कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, वो सब एक नॉर्मल चीज़ है। बट वो पेपराजी जो जब लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहन के आई हैं या कुछ रिवीलिंग चीज़ पहन के आई हैं और ये कैमरे से उसमें जूम करते हैं और उनके जो एसेट्स हैं, चाहे उनका वो टॉप एरिया हो या बॉटम एरिया हो, उस पर जब वो जूम इन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है और इसको क्राइम की तरह देखना चाहिए हम लोग को, क्योंकि ये वही चीज़, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये वही चीज़ है जो पहले सड़क छाप लड़के किया करते थे कि लड़की गुजर रही है और उसको घूरते थे और इस कदर घूरते थे कि लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती थी या डर के भाग जाती थी। ये वही कल्चर है और ये कैमरे के थ्रू हो रहा है, तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज वो कैमरे में रिकॉर्ड करके आप लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आप एक लड़की की इज्जत को बहुत बुरी तरह से जो है उसको आप डैमेज कर रहे हैं, मुझे लगता है। तो इस चीज़ को क्राइम की तरह लेना चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सीधे उठा के पुलिस स्टेशन में डाल देना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि जर्नलिज्म जो है वो लोगों की आवाज़ है ना, या लोगों तक पहुंचने का या पहुंचाने का जरिया है। अगर वही जर्नलिज्म उन एक्टर्स या लोगों की या जो लड़कियां हैं इन लोग की अगर इस तरह से उनके पर्सनल स्पेस में जाने लगेंगे और उसको उसकी, वैसे वो कहते थे ना पहले इज्जत को नीलाम कर देते थे, तो ये इज्जत को नीलाम करने का अगर काम करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत एक ट्रेंड है। और इस चीज़ को मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली क्या है, आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लड़कियां भी हैं, मैंने देखा है, जो ना तो वो लोग एक्टर्स हैं, ना ही कोई कलाकार लोग हैं, ना कुछ ऐसा है। देखिए, कला के थ्रू अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे ऑन स्क्रीन अगर आप
एक कोई सीन कर रहे हैं जिसमें कहानी में आपको लव मेकिंग का सीन करना है, तो वो कहानी के हिसाब से जस्टिफाइड है, क्योंकि वो आप परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो आप एक कहानी, एक किरदार को निभा रहे हैं और कहानी कह रहे हैं उसके थ्रू, दैट इज ओके। बट आजकल मैं जो देखता हूँ वो ये होता है कि कुछ सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर एक ब्रिगेड है, उसमें जी। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो सिर्फ न्यूडिटी प्रमोट कर रही हैं, और वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक मीनिंगलेस चीज है, और वो एक ऐसी चीज है जो बाकी और लड़कियों के लिए डेंजर बनती जा रही है, क्योंकि ये जब चीजें, ये वीडियोस जब लोगों तक पहुंचते हैं, जनता तक पहुंचते हैं, तो उनको लगता है इट इज ओके टू बी लाइक दिस, इट इज ओके टू मेक फन ऑफ देम, क्योंकि पापराजी उसमें मजाक भी कर रहे हैं, राइट। उनके साथ कुछ बैंटर भी चल रहा है, कुछ फ्लर्टिंग भी चल रही है, कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स भी मार देते हैं पापराजीज। तो जब वही चीज जनता देखती है, वही लोग अगर कभी पब्लिक में निकल गए और अगर जनता भी उनके साथ सेम चीज करेगी, तो आप सोचिए कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं होगा, फिर और भी लड़कियां जो होंगी उनके साथ भी वो चीजें होने लगेंगी, बिकॉज यू आर मेकिंग दिस लेजिटिमाइज्ड फॉर पीपल जिनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है, ठीक है ना, या आप उनके लिए लेजिटिमाइज कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी रियली सेंसर्ड, इसके अगेंस्ट में कोई रूल आना चाहिए, ताकि हम लोग एक डिग्निटी जो है, जर्नलिज्म की डिग्निटी को भी मेंटेन कर सकें, जो एक्ट्रेसेस हैं या जो इस तरह की लोग हैं उनकी भी डिग्निटी को मेंटेन कर सकें, और उन लोगों पे भी एक अंकुश लगा सकते हैं इस बात के लिए कि भाई बियॉन्ड दिस यू कांट डू, यू नो, यू कैन नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड, दिस इज अ सोसाइटी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारी एक संस्कृति है, हम उस संस्कृति को प्रमोट करने की बजाय ऐसी चीजें कर रहे हैं जो सिर्फ हमारी आने वाली जनरेशन्स को डैमेज कर रही है, पूरी तरह से उनकी मानसिकता को डैमेज कर रही है, उनकी मानसिकता को विकृत बनाती जा रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है इट इज ओके टू बी लाइक दिस, इट्स नॉट, इट इज क्रिएटिंग सो मच डेंजर फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस जनरेशन, स्पेशली फॉर गर्ल्स, इट्स नॉट इवन फनी। अभी ये सब कैमरे तक तो वो उनको बड़ा मजा आता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर कहीं जाएं, जैसा आपने बोला, इट्स इम्पॉसिबल, कोई इम्पॉसिबल है, फिर अगर वहां पे कोई कुछ कमेंट कर दे उनके ऊपर, हाँ। तो फौरन ये The comment नहीं, it can result in anything. It can not just comment. It would Exactly. not be limited to comment. It could result in anything, and that is something that I feel that is becoming a very big danger now. लेकिन कुछ लोग जो हैं सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए सड़कों पे न्यूडिटी पूरी तरह से बिखेर रहे हैं, सुधांशु। वही उसी की इसमें मैं बात प्रशासन को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए। क्योंकि प्रशासन तक भी वो वीडियोस जाते जरूर होंगे। आपके जो बच्चे हैं, आपके बेटे माशाल्लाह दोनों बड़े हैं, उनको आप कैसे, मतलब उनको आप क्या गाइडलाइंस देते हैं, या वो They are very sorted. मैं आपको बताऊं, बहुत ही we are very lucky to have kids who are very sorted, because मुझे ऐसा लगता है एक तो प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध हमारे कर्मों का प्रारब्ध है शायद, कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, या हमारे माँ बाप के कर्मों का प्रारब्ध होगा जो बच्चे अच्छे आपके हों। पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि जब आपके बच्चे होते हैं ना घर में, तो आप उनको अगर ये बोलेंगे बेटा ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है, तो वो कभी भी नहीं सुनेंगे। तरीका ये होता है बच्चों को बड़ा करने का कि आप उनको एक माहौल ऐसा क्रिएट करके दीजिए कि वो ऑटोमेटिकली जो है उस माहौल में जल कर बड़े हो जाएं। तो वो माहौल जब होता है तो उनमें वो संस्कार ऑटोमेटिकली आते हैं, बिकॉज दे आर absorbing the atmosphere and circumstances they are living. अगर आप उसको नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव में रखेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, कि बच्चा तो बच्चा ही होता है। एग्जैक्टली। तो उसको आप माहौल क्रिएट करके दीजिए, वो अपने आप जो है सध जाएगा जैसा आप चाहते हैं, एक अच्छे मोल्ड में जो है वो ढल जाएगा। तो हम लोगों ने कोशिश ये करी कि हमेशा एक अच्छा एटमॉस्फेयर दें। घर में मेरी वाइफ भी पूजा पाठ करती है, मैं भी करता हूँ, उनके नाना नानी भी करते हैं, तो वो अक्सर ऐसा रहा है कि शुरू से ही वो माहौल देखा ही उन्होंने ये कि भाई फैमिली है, रिलेशनशिप्स हैं, यू नो,
मासी हैं या ताऊ हैं या ये हैं या भाई हैं बहन हैं, और सेलिब्रेशंस में साथ में होते हैं, सब फैमिली साथ में होना, कि भाई कोई एनिवर्सरी है, बर्थडे, तो सब लोग साथ में हैं, फिर पूजा पाठ का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ें वो देखते हुए, अपने आसपास देखते हुए बड़े हुए, तो वही चीज़ें उनमें उन्होंने इम्बाइब कर ली, तो वही बन गए, राइट। तो ये सबसे ज़रूरी है कि अगर आपने कोई बीज बोया है तो आप उसको, बीज को खींच के पेड़ नहीं बना सकते, आपको उसमें उसको सींचना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, तो आप पानी डालेंगे तो नर्चर होगा वो तब, और उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आप खाद डालिए, डालिए, तब जाके वो अच्छा पेड़ बन के निकलता है। सो दैट इज़ वॉट यू शुड डू एज अ पेरेंट। ये तो आपने दिया अपने बच्चों को संस्कार। सुधांशु, कभी इतने लंबे करियर में कभी धोखे खाए आपने? बहुत खाए, बहुत ज़रूरी है धोखे खाने। किस तरह के धोखे थे? हर तरह के, पैसे के, हर तरह इमोशंस? के, हर तरह के। देखिए क्या होता है, मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में ना हमेशा जो गलत चीज़ें होती हैं वही सिखा के जाती हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, दैट विल बी द एंड ऑफ योर लाइफ। A lot of bad things, a lot of downs have to be a part of your life for you to become an evolved person, for you to realize the value of success, realize the value of money, and cherish the good times. Otherwise क्या होगा कि अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है तो फिर तो आपको पता ही नहीं कि उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू इंसान को तब पता चलती है जब आपने उसका ऑपोजिट पीरियड देखा होता है लाइफ में। इंडस्ट्री में दोस्त हैं आपके? बहुत कम, दोस्त अब होते बहुत हैं? कम। दोस्त होते हैं एक्चुअली इंडस्ट्री में? बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर 99% मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन आपका है कौन नहीं है। पर मैंने जैसा बोला आपको, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, तो दोस्त बन सकते हैं, ऐसा नहीं, दोस्त बन सकते हैं, पर असली दोस्त का तब पता चलता है जब आप में आपका वक्त आपको इतना मजबूर कर चुका होता है कि आप में कुछ रह नहीं गया है। उस वक्त जो आपके साथ खड़ा होगा वो आपका दोस्त है। कोई दोस्त था ऐसा आपके साथ इंडस्ट्री का उस वक्त? हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, दोस्त हैं मेरे, ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो दोस्त होते हैं ना, बहुत सारे दोस्त, वो दोस्त नहीं होते, झुंड होता है वो बस। एक्वेंटेंसेस होते हैं, वो एक झुंड ही है। सब हाय हेलो वाले जो लोग होते हैं कि जिनके साथ आप सोशली मिलते हैं। दोस्त एक बहुत ही अलग चीज है, दोस्ती एक बहुत ही अलग कैटेगरी है जीवन में। दोस्ती का कोई, अगर वो बिल्कुल ही बेमतलब ना होना तो वो दोस्ती नहीं हो सकती। इंडस्ट्री में कहते हैं दोस्ती जो है वो सिर्फ काम की ही होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा, अगर वो बेमतलब है तो वो दोस्ती है। जहां मतलब आया वहां दोस्ती खत्म हो जाती है। इंडस्ट्री का कोई दोस्त रहा साथ में हमेशा, या धोखा दे दिया टाइम आने पे? चेहरे तो बहुत सारे नजर में आ रहे हैं आपके, हमको दिख रहा है, आप बता नहीं पा रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है, नाम नहीं ले पा रहे हैं आप? नाम तो खैर लेना भी नहीं है, बट मैं ये कहूँगा कि हाँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी अपने सर्कमस्टेंसेस और अपनी सोच के हिसाब से डिसीजन लेता है, और सब लोगों में उतनी ताकत होती भी नहीं है। तो जो मुझे लगता है कि मैं अपने पर्सपेक्टिव से अगर देखूं तो मुझे सब गलत लगते हैं, पर मैं फिर ये सोचता हूँ कि यार भगवान ने मुझे बहुत ताकत दी है इंटरनल, हो सकता है उनको ना दी, तो वो मेरे जैसे नहीं हो सकते, तो मैं उनको क्यों ब्लेम करूँ। अब वो जैसे हैं वैसे हैं, तो ठीक है, दोस्त हैं भी और नहीं भी, इसी का नाम जिंदगी है। इसी का नाम जिंदगी। चलिए सुधांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। और दर्शकों को बड़ा प्यारा लगा होगा आपसे बात करके। और अब हमें और सुधांशु दोनों को दीजिए इजाज़त। और लेकिन जाने से पहले आप
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस पता चलते रहें कौन कौन से आ रहे हैं। और इस जो हमारी बातचीत हुई है इसको आपको कैसा लगा उस पर कॉमेंट्स ज़रूर करिएगा। हमें पूरा यकीन आपको बहुत पसंद आया होगा, हमें जो बहुत पसंद आया आज तक। सुधांशु बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सो मच।